सबसे पहले इस मंच के माध्यम से जागरण परिवार के सभी सुधी पाठकों को बहुत बहुत नमस्कार। और जो जागरण की टीम जिसने ये कार्यक्रम आयोजित किया है और कार्यक्रम को आयोजित करने के पीछे ये थॉट कि क्या विषयों पर चर्चा की जाए जो कि न केवल पाठकों के लिए उपयोगी हो वरन उसके माध्यम से पूरे समाज और राष्ट्र के लिए भी उपयोगी हो, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई कि ऐसे अच्छे विषय उन्होंने चयनित किए कि इसके माध्यम से जो जागरण के पाठक हैं वो भी लाभान्वित होंगे और जागरण के माध्यम से हम जो बाकी समाज में क्रांति लाना चाहते हैं, जो चेतना जागृत करना चाहते हैं, वो चेतना भी जागृत हो पाएगी। मैं चूँकि IIT रुड़की से आता हूँ तो मैं जो विकास की बात है उस विकास की बात में टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका हो सकती है उस पर ज़्यादा अपनी बात रखना चाहूँगा। हम लोगों ने एक बार एक कार्यक्रम किया था, उसमें माननीय पद्म भूषण डॉक्टर जोशी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था और उन्होंने एक शब्द हमसे कहा था कि रुड़की से जितनी गाड़ियाँ दिल्ली की तरफ जाती हैं, अगर उसमें से कुछ गाड़ियाँ पहाड़ की तरफ आने लग जाएं तो उत्तराखंड का बहुत बड़ा भला हो जाएगा। और वो सूत्र मैंने ऐसे पकड़ा कि उसके बाद के जितने भी हमने प्रोजेक्ट्स किए वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड केंद्रित किए और आपकी प्रेरणा से हमने उत्तरकाशी में एक घराट का एक प्रयोग किया और उस घराट के प्रयोग के माध्यम से जिसको वाटर मिल कहते हैं अंग्रेजी में, और उसी का थोड़ा सा यदि परिष्कृत रूप देखें तो हम पिको टर्बाइंस के रूप में भी उनको जानते हैं। तो वो प्रयोग जब हमने किया तो हमने देखा कि टेक्नोलॉजी की कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है इंक्लूसिव डेवलपमेंट करने में। चूँकि ज़्यादातर जो हम उत्तराखंड में रहने वाले लोग हम जानते हैं कि उत्तराखंड का जो विकास है वो कुछ मैदानी जिलों में केंद्रित होकर ज़्यादा रह गया है और जिनके लिए वास्तव में यहाँ विकास होना चाहिए था, चाहे हम उसको हरित विकास कहें या आर्थिक विकास कहें, दोनों ही विकास जो पहाड़ के दुर्गम स्थान है उन तक वो विकास नहीं पहुँच पाया है। तो आवश्यकता है कि हम टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज़ कर दें। डेमोक्रेटाइज़ करने का मतलब ये है कि जब छोटी छोटी चीज़ें टेक्नोलॉजी के माध्यम से अलग अलग स्थान पर स्थापित की जाती है तो उसका जो लाभ मिलता है वो जब एक बहुत बड़ी परियोजना किसी एक स्थान पर केंद्रित करके बनाई जाती है उसके लाभ और नुकसान दोनों होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि IIT रुड़की ने इस क्षेत्र में बड़ी अच्छी भूमिका निभाई। हमारे यहाँ एक केंद्र की योजना के तहत एक केंद्र होता है जिसका नाम है रूटेक और बहुत सारे लोग उसको जानते होंगे कि रूटेक डायरेक्टली जो PMO है वो उसको संचालित कर रहा है, रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप। अब उस रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप का बहुत बड़ा फोकस उत्तराखंड संबंधित टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने का है कि जो हमारे दूर दराज के लोग हैं, चाहे वो खेती करते हों, चाहे वो स्वेटर बनाते हों, चाहे वो भेड़ से ऊन निकालते हों, उन सब के लिए किस प्रकार की टेक्नोलॉजीज़ हम लोग डेवलप कर सकते हैं। लो कॉस्ट टेक्नोलॉजीज़ हों और ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हों जिनमें मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट कम हो, क्योंकि कई बार जब हम टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं और अगर उसमें बार बार मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है तो उससे भी जो उसका यूज़र है उसका थोड़ा मोह भंग हो जाता है। इस चीज़ पर हमने काफ़ी ध्यान दिया और उसके बड़े सकारात्मक हमको परिणाम मिले हैं। हमने कुछ परियोजनाएं उत्तरकाशी में प्रारंभ की, कुछ परियोजनाएं हमने नैनीताल के पास प्रारंभ की और कुछ परियोजनाएं हमने पिथौरागढ़ के पास प्रारंभ की और सभी परियोजनाओं से जो लोकल लेवल पर एम्प्लॉयमेंट भी डेवलप हुआ। और सबसे मज़े की बात है जिस चर्चा के लिए हम यहाँ बैठे हैं कि किसी भी प्रकार से पर्यावरण का नुकसान होने की बजाय, चूँकि अभी जब हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पर्यावरण हमारे पास एक चेक लिस्ट की तरीके से रहता है कि अच्छा ये सब भी हो रहा है और देख लेते हैं कि पर्यावरण का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। अभी हम उस तरीके से उसको एक फॉर्मेलिटी की तरीके से देखते हैं। मेरा इसमें ये मानना है कि हमको ये पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा कि क्या हम पर्यावरण के लिए विकास कर सकते हैं, जो शायद GEP जैसी अवधारणाएं जिसके लिए ज़्यादा उपयुक्त रहेंगी कि हम आर्थिक विकास के साथ साथ सोचते हैं कि पर्यावरण का नुकसान ना हो, लेकिन क्या पर्यावरण को विकास करते हुए हमारा आर्थिक विकास भी हो जाए जब हम इस माइंडसेट के साथ काम करने लगेंगे। माननीय गुप्ता जी अभी जिस तरीके से कह रहे थे वॉल्यूम वर्सेस वैल्यू की बात, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब हम टूरिज्म की बात करते हैं, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जहां पर हम 4 धाम टूरिज्म को विंटर में भी बढ़ाना चाहते हैं। मैं भूटान जाता हूं कई बार और भूटान का जो टूरिज्म का मॉडल है, किस तरीके से हम उन मॉडल्स को अडॉप्ट कर सकते हैं जो कि हाई वैल्यू मॉडल है, लो वॉल्यूम मॉडल है, कि जो टूरिस्ट जाता है तो आपकी जो पर टूरिस्ट इनकम जनरेशन कैपेसिटी है वो बढ़ने लगती है।
तो निश्चित रूप से जब हमारा ये सत्र प्रारंभ हुआ था तो आयोजक बंधु ने कहा था कि डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी ये दो अलग अलग ध्रुव महसूस होते हैं, लेकिन यदि हम उसको गौर से देखें तब हमको ऐसा लगता है कि क्या ग्रीन डेवलपमेंट के साथ साथ आर्थिक डेवलपमेंट भी किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि जिस सस्टेनेबिलिटी खोज में आज सारी दुनिया लगी हुई है वो तभी संभव हो सकता है जब हम पहले ग्रीन को ऊपर रखें और उसके साथ साथ आर्थिक विकास को रखें। हम पुरुषार्थ चतुष्टय जिस तरीके से देखते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो उसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर ही सब कुछ डिसाइड करता है कि धर्म पहले है, अर्थ बाद में है, काम बाद में और मोक्ष उसके बाद में है। जब हम इस ऑर्डर को चेंज कर देते हैं तो सारी समस्या आ जाती हैं। तो आज जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं वो सारा जो उसका मूल है कि वो ऑर्डर चेंज कर दिया, प्रायोरिटीज़ चेंज कर दी। अभी इकोनॉमिक पहले आ गया और ग्रीन बाद में हो गया। ग्रीन पहले कर देंगे, इकोनॉमी बाद में कर देंगे तो ऑटोमेटिकली सारी समस्याएं हमारी समाप्त हो सकती हैं, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। विकास को लेकर के कहीं ना कहीं जब हम हरित विकास की बात कर रहे हैं तो एक कन्फ्रंटेशन भी देखने को मिलता है, और वो कन्फ्रंटेशन कहीं ना कहीं बहुत बुनियादी तरीके से सामने आता है जब हम ये कहते हैं कि भारत जो है वो ग्रामीण बहुल देश है। वहीं जब हम शहरीकरण कर रहे हैं तो शहरीकरण में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे गांव का जो विकास का मॉडल है वो कहीं पीछे छूट गया है। तो ये जो मॉडल कहीं छूट गया है, क्या ये हमारे एजुकेशन पैटर्न पर भी में भी कहीं कोई ऐसा मिसिंग लिंक है कि जो हमारी सोच को, हमारी समझ को उस रूप में मूर्त रूप नहीं दे पा रहा है? तो मैं एक जानना चाहूँगा डॉक्टर जोशी जी से कि क्या उत्तराखंड कोई ऐसा इकोलॉजिकल प्रोडक्ट के तौर पर भी अपना कोई मॉडल पेश कर सकता है? मुझे लगता है कि उत्तराखंड में ये संभावनाएं इतनी अपार हैं कि आप पार नहीं हो सकते। ये बड़ा सच मैं कह रहा हूँ। देखिए, सीबकथॉर्न अगर हमारे यहाँ पैदा होता है तो वो हमारी शिक्षा का हिस्सा क्यों नहीं बना? सवाल यह है, ABCD चेन्नई में भी पढ़ाई जाएगी और हमें भी पढ़ाई जाएगी, वो ठीक है, लेकिन इकोलॉजिकल एजुकेशन मेरे यहाँ क्या रिसोर्सेज हैं, मैं उनसे कैसे आगे बढ़ सकता हूँ? जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे तो अपने साथ एक्सपर्ट लाए थे, सर्वे ऑफ इंडिया बनाया और सारे दुनिया के सारे रिसोर्सेज उन्होंने टैप कर दिए, कोयला कमेटी बनी और तब इंडियन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा होना चाहिए हमारी एजुकेशन सिस्टम में। एक बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात यह है कि कभी कभी हम अभी चार धाम सड़क की आपने बात की, मेरा मानना है कि उत्तराखंड किसी भी सड़क से वंचित नहीं होना चाहिए। और अगर हमें बहस करनी है तो ये बहस करनी चाहिए कि हमारी सड़क कैसे बने और उसकी टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए ताकि इकोलॉजी इंक्लूसिव फार्मिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी और सेटलमेंट पॉलिसी अपनी परिस्थितियों के अनुसार करेंगे और ये एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, दुनिया GDP लाई। अब हमने सारी दुनिया ने GDP कर दी। साइमन लाए थे अमेरिकन, और उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा, और कहा था साइमन ने भी कि इसको एक्सक्लूसिव ग्रोथ मेजर मत मानना, और हुआ यही। सब GDP गई और इकोलॉजी गई। वो एक भी पैसा, एक भी डॉलर, एनी करेंसी इन द वर्ल्ड जब आती है उसके अगेंस्ट में नेचर को कॉस्ट देनी पड़ती है। हमारा इकोलॉजिकल ग्रोथ मेजर है ही नहीं। बताए ना सरकार कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर ये है तो कितने जंगल बढ़ाए इस साल, क्वालिटी क्वांटिटी, कितना पानी रोका जो भगवान बिंद्र ने दिया, कितनी मिट्टी आपने ऑर्गेनिक की, और कितना आपने हवा को ठीक किया। ये भी एक, ये तो जान बचाने का है। दूसरा GDP तो जहान बनाने के लिए, ये आया नहीं। क्योंकि अगर ये हमारा जोर हो, और इसमें कोई शंका नहीं है कि उत्तराखंड पहला राज्य दुनिया में बना है, और मैं अभी लंदन भी था, मैं नॉर्वे भी था, दे आर वेरी इंटरेस्टेड कि GDP वहां भी जाए। ये सब इसलिए होता है कि कहीं जो बहुत बड़ी बात रजत ने कही, इकोनॉमी पहले थी, इकोलॉजी बाद में चली गई। ग्रीन पहने लाओ, और इसीलिए हमारा कहना है इकोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमी उत्तराखंड राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जहां इकोलॉजी भी होगी तो इकोनॉमी भी होगी। पानी बेचो ना, जंगल की हवा बेचो ना, सब कुछ आता है। तो मुझे लगता है कि कहीं आज एक नई बात और सच, और इसमें भी मैं धन्यवाद दूंगा, आप कितनी समझ में सरकारों की किस सीमा तक आता है। GPI
उसकी कंटिन्यूटी हो, तो कहीं हम दुनिया को एक उदाहरण भी देंगे। प्लस मैं अब भी मानता हूं रिसोर्स एजुकेशन, मैं कहां पैदा हुआ, मेरे रिसोर्सेज कौन से हैं, मुझे वो तो पता नहीं है, लेकिन मैं मोबाइल में देख लेता हूं 36 तरह की चीजें, अपनी स्ट्रेंथ को खुद नहीं जानता, वो तब संभव होगा। और हमने शुरू किया है, दून स्कूल विल बी द फर्स्ट स्कूल इन द वर्ल्ड जो एक कैरिकुलम शुरू कर रहा है प्लैनेट रिसोर्सेज अर्थ का, और हम उसको शायद फैलाएंगे। हमने दून स्कूल को इसीलिए पकड़ा कि हम तो नकल मारते हैं, बड़े बड़े लोगों की नकल। नीचे बैठा हुआ व्यक्ति बेचारा शोकेस ही नहीं बन पाता, उसको कोई नहीं पूछता, लेकिन बड़े व्यक्ति ने कुछ किया तो सब पीछे दौड़ेंगे, क्योंकि जैसे बॉलीवुड का इशारा होगा वैसे सब चलते हैं, इसलिए हमने किया। पर एजुकेशन में अपने संसाधनों की स्थिति, विज्ञान उससे जुड़ा हुआ IIT जैसे संगठन, उसको जोड़ के देंगे, हमारी स्ट्रेंथ होगी। दिस विल बी इकोलॉजी इंक्लूसिव इकोनॉमी, और यही सस्टेनेबिलिटी की सबसे खरी परिभाषा भी होती है।